जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल स्टडी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा द्वितीयक समूह के बारे में। आज का टॉपिक बीए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी होगा। आज के इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लें, जिससे जो भी ज़रूरी जानकारी आपको मिले उसे साथ साथ नोट करते चले। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि द्वितीयक समूह की अवधारणा क्या है। हालांकि द्वितीयक समूह की जो अवधारणा है वो चार्ल्स कूले से संबंधित नहीं है। अक्सर लोग जो हैं वो प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की अवधारणा को चार्ल्स कूले से संबंधित मानते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि चार्ल्स कूले ने केवल प्राथमिक समूहों का उल्लेख किया है। उन्होंने द्वितीयक समूहों के बारे में कोई विचार व्यक्त नहीं किया है। यद्यपि प्राथमिक समूह की अवधारणा के अधिक लोकप्रिय होने के बाद इसके विपरीत अवधारणा के रूप में द्वितीयक समूहों की बात की गई थी। यानी जब प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है वो प्रसिद्ध हो गई तो ऐसे समूह जो प्राथमिक समूह नहीं हैं उन समूहों को द्वितीयक समूह के रूप में देखा जाने लगा और द्वितीयक समूह के रूप में उनको पहचाना जाने लगा या उनको द्वितीयक समूह कहा जाने लगा। ये जो द्वितीयक समूह की जो कॉन्सेप्ट है, द्वितीयक समूह की जो अवधारणा है, वो आधुनिक सभ्य और जटिल समाजों की विशेषता है, जहाँ पर संबंधों में घनिष्ठता और आत्मीयता का पूरी तरह से अभाव पाया जाता है। तो जो प्राथमिक समूह है वो परंपरागत समाजों की विशेषता है और जो द्वितीयक समूह है वो आधुनिक और सभ्य समाजों की विशेषता होती हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक समूह जो है वो जानबूझ करके निर्मित नहीं किए जाते हैं, अमूमन इनका स्वतः विकास होता है। लेकिन जो द्वितीयक समूह होते हैं वो जानबूझ करके योजनाबद्ध तरीके से निर्मित किए जाते हैं और इस कारण से इनके बीच में, इनके सदस्यों के बीच में संबंधों में आत्मीयता और घनिष्ठता नहीं पाई जाती है। और चूंकि ये जानबूझ करके बनाए जाते हैं, विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इनमें स्थायित्व की कमी होती है। तो जो द्वितीयक समूह है वो ऐसे समूह होते हैं जो जानबूझ करके योजनाबद्ध तरीके से निर्मित किए जाते हैं और जिनमें सामान्यतः स्थायित्व की कमी होती है। ऐसा माना जाता है या ऐसा देखा जाता है कि साधारणतया जो द्वितीयक समूह हैं इनका जो आकार होता है वो द्वितीयक समूहों की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है और आकार के बड़े होने के कारण ही इनके जो सदस्यों के बीच में आमने सामने का जो संबंध है, जो घनिष्ठता है, जो आत्मीयता है, वो विकसित नहीं हो पाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो द्वितीयक समूह हैं उनमें समूह के सदस्यों में आमने सामने का जो संबंध है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। समूह के सदस्यों के बीच में घनिष्ठता की भी कमी होती है, जैसे दुकानदार या ग्राहक का संबंध, डॉक्टर रोगी का संबंध, नेता और उनके अनुयायी का संबंध, या फिर दफ्तर में काम करने वाले जो अधिकारी और उनके बीच में जो कर्मचारी हैं उनके बीच में जो संबंध है वो द्वितीयक संबंधों के उदाहरण हैं। क्योंकि जो द्वितीयक समूह है वो उनके संबंधों में घनिष्ठता, आत्मीयता नहीं हो पाई जाती है। इस कारण से जो द्वितीयक समूह के जो सदस्य हैं उनके संबंधों में छिछलापन का होना स्वाभाविक है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आप जानते हैं कि जो द्वितीयक समूह होते हैं वो प्राथमिक समूहों की तुलना में इनका आकार काफ़ी बड़ा होता है। तो आकार के बड़ा होने के कारण ही इनके सदस्यों के बीच में जो आमने सामने का जो संबंध है, जो प्रत्यक्ष संबंध है, वो स्थापित नहीं हो पाता है और इस कारण से उनके बीच में घनिष्ठता और आत्मीयता जो है वो विकसित नहीं हो पाती है। अब रॉबर्ट बीड स्टीड ने
जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि द्वितीयक समूह की अवधारणा चार्ल्स कूले से संबंधित नहीं है, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से द्वितीयक समूहों को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें सबसे पहले रॉबर्ट बी रस्टिड ने, जिनकी जो प्रसिद्ध बुक है द सोशल आर्डर, इस पुस्तक में उन्होंने प्राथमिक समूहों के विपरीत जो दूसरे जो समूह हैं उनको परिभाषित करते हुए बताया कि वे सभी समूह जो प्राथमिक नहीं हैं द्वितीयक समूह कहलाते हैं। यानी इनकी एक छोटी सी परिभाषा है, यानी ऐसे सभी समूह जो प्राथमिक समूह के अंतर्गत नहीं आते हैं, प्राथमिक समूह नहीं कहे जाते हैं, उन समूहों को हम द्वितीयक समूह कह सकते हैं। इसी तरह से ऑगबर्न और निमकाफ ने अपनी पुस्तक ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में द्वितीयक समूहों को परिभाषित करते हुए द्वितीयक समूहों के बारे में अपने विचार को व्यक्त करते हुए लिखा है कि द्वितीयक समूह उन समूहों को कहते हैं जिनमें घनिष्ठता का अभाव एवं आकस्मिक संपर्क होता है। यानी ऑगबर्न के अनुसार जो ऐसे समूह जिनके सदस्यों के बीच में घनिष्ठता नहीं पाई जाती है और उनका जो संबंध है वो अस्थायी होता है, तो ऐसे समूहों को उन्होंने द्वितीयक समूह के रूप में परिभाषित किया है। फेयरचाइल्ड का मानना है कि द्वितीयक समूह उन समूहों को कहते हैं जिनमें सामाजिक संपर्क और संबंधों की घनिष्ठता प्राथमिक समूहों से कम होती है। यानी ऐसे समूह जिनमें प्राथमिक समूहों की तुलना में सदस्यों के बीच में जो संबंधों की जो घनिष्ठता है, आत्मीयता है, कम पाई जाती है, तो ऐसे समूहों को हम द्वितीयक समूह के रूप में परिभाषित कर सकते हैं या उनको द्वितीयक समूह कह सकते हैं। तो इस तरह से ये स्पष्ट होता है कि द्वितीयक समूह वे समूह होते हैं जिनके सदस्यों के बीच में औपचारिक संबंध पाया जाता है। व्यक्तिगत रूप में सदस्यों को एक दूसरे को जानना आवश्यक नहीं होता है और इनके जो संबंध होते हैं वो अस्थायी होते हैं और जीवन के किसी विशेष उद्देश्य से या विशेष पक्ष से ही संबंधित होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो द्वितीयक समूह हैं वो जानबूझ करके निर्मित किए जाते हैं और ये जीवन के किसी विशेष पक्ष या विशेष उद्देश्य से संबंधित होते हैं और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही इनका निर्माण किया जाता है। तो इस कारण से इनकी जो प्रकृति होती है वो प्राथमिक समूहों की तुलना में अस्थायी होती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सभी जो द्वितीयक समूह हैं उनके सदस्यों के बीच में जो संबंध होते हैं वो संविदात्मक प्रकार के होते हैं, समझौते के प्रकृति के रूप में होते हैं और समूह के सभी सदस्य एक दूसरे को भली प्रकार से न जानते हुए, एक दूसरे को के नज़दीक न होते हुए भी वो आपस में समझौते की शर्तों के द्वारा बंधे हुए होते हैं। तो इस तरह से ये कभी कभी ये पूछा जाता है कि जब द्वितीयक समूहों के सदस्यों का आकार अधिक होता है, उसमें बहुत सारी मात्रा में समूह में सदस्य पाए जाते हैं, तो उन समूह में सदस्यों को आपस में जोड़ने का, उनको एक समूह में बांधने का आधार क्या होता है? तो ये आधार जो है वो सदस्यों के बीच में जो सामाजिक समझौता होता है, जो आपसी आम सहमति होती हैं, उसी आम सहमति के द्वारा, समझौते की शर्तों के द्वारा समूह के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सामाजिक समूहों की, द्वितीयक समूहों की कुछ विशेषताओं के द्वारा इनकी प्रकृति को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये स्क्रीन पर आपको द्वितीयक समूहों की कुल 9 विशेषताएं दिखाई पड़ रही होंगी। इन विशेषताओं के आधार पर हम द्वितीयक समूहों को परिभाषित कर सकते हैं, द्वितीयक समूहों की प्रकृति को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो पहली विशेषता है वो है द्वितीयक समूह का जो आकार होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि प्राथमिक समूह का जो आकार होता है वो छोटा होता है और इसके विपरीत में जो द्वितीयक समूह होते हैं वो अपेक्षाकृत इनका आकार काफ़ी बड़ा होता है और इस बड़े आकार के कारण ही इनके सदस्यों के बीच में जो आमने सामने का जो संबंध है
वो नहीं हो पाता है, नहीं स्थापित हो पाता है। और इस कारण से जो दूसरी विशेषता इनकी आपने लिखी है अप्रत्यक्ष संबंध। अप्रत्यक्ष संबंध का मतलब ये हुआ कि द्वितीयक समूहों के सदस्यों के बीच में आमने सामने का घनिष्ठ संबंध नहीं पाया जाता है। तीसरी विशेषता इसमें बताई गई है कि द्वितीयक समूहों के सदस्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा की भावना पाई जाती है। यानी ऐसे समूह के जो सदस्य होते हैं उनके बीच में आपस में अपनी कार्यकुशलता और क्षमता को बढ़ा करके एक दूसरे से आगे निकलने की भावना पाई जाती है। और ये भावना जो है जो प्रतिस्पर्धा की जो भावना है, इसी भावना के आधार पर जो समूह के जो सदस्य हैं वो आपस में एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखें कि प्राथमिक समूह के जो सदस्य हैं उनके बीच में सहयोग की भावना पाई जाती है, और जो द्वितीयक समूह है उनके सदस्यों के बीच में सहयोग की भावना कम और प्रतिस्पर्धा की भावना अधिक पाई जाती है। इसके साथ साथ द्वितीयक समूहों की एक दूसरी विशेषता है ऐच्छिक सदस्यता। ऐच्छिक सदस्यता से आशय ये है कि द्वितीयक समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। एक व्यक्ति अपने आवश्यकता, अपनी ज़रूरत और अपने हितों को ध्यान में रखते हुए वो विभिन्न प्रकार के समूहों का निर्माण करता है और उनका सदस्य बनता है। और ऐसे समूहों की सदस्यता ग्रहण करना या उन्हें छोड़ना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। जब व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं या उसको लगता है कि उसकी आवश्यकताएं, उसकी ज़रूरतें, उसके हित पूरे नहीं हो सकते हैं, तो वो उस समूह की सदस्यता को छोड़ सकता है और किसी दूसरे समूह की सदस्यता को प्राप्त कर सकता है, उससे जुड़ सकता है। तो यहाँ पर प्राथमिक समूह की तुलना में जो प्राथमिक समूह है उनकी जो सदस्यता होती है वो अनिवार्य होती है। उसमें शामिल होना और न शामिल होना आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं होता है। लेकिन जो द्वितीयक समूह है उसमें उन समूहों का सदस्य बनना व्यक्ति की इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। इसके साथ साथ द्वितीयक समूहों में अस्थायित्व का अभाव पाया जाता है, क्योंकि इनका जो निर्माण है वो जानबूझकर के किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। जो अगली विशेषता आपने देख रहे हैं, एक योजनाबद्ध व्यवस्था। तो एक योजनाबद्ध व्यवस्था होने के कारण कुछ विशेष उद्देश्यों को या बहुत सारे लोगों का कुछ जो सामान्य उद्देश्य होता है, उस सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब लोग आपसी विचार विमर्श के द्वारा प्लानिंग करके कुछ समूहों का निर्माण करते हैं और उन समूहों के द्वारा अपने सामान्य हितों को पूरा करते हैं, तो ये जो समूह है वो उसके बीच में अस्थायित्व की कमी हो जाती है। अस्थायित्व की कमी इस कारण से होती है कि जो हमारा उद्देश्य, जो हमारा हित है वो पूरा होता रहेगा और तभी तक हम उस समूह का सदस्य बने रहेंगे, अन्यथा उस समूह की जो सदस्यता का हम परित्याग कर देंगे। तो इस तरह से द्वितीयक समूहों की विशेषताओं के अंतर्गत अस्थायित्व का अभाव होना, एक योजनाबद्ध व्यवस्था के द्वारा इसका निर्मित किया जाना और सीमित स्वार्थों की पूर्ति, ये जो है वो इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। क्योंकि जो द्वितीयक समूह होते हैं वो व्यक्ति की कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति से ही इनका संबंध होता है और इन स्वार्थों की, इन हितों की पूर्ति के द्वारा ही वो उस समूह में जुड़े रहते हैं और तब तक जुड़े रहते हैं जब तक कि उनके इस हित की, उनके इस स्वार्थ की पूर्ति होती रहती है। इस कारण से द्वितीयक समूहों को हम एक अल्पकालिक सदस्यता वाला समूह भी कह सकते हैं, क्योंकि प्राथमिक समूहों की तुलना में द्वितीयक समूहों की जो सदस्यता की जो अवधि होती है वो सीमित होती हैं। इसका प्रमुख कारण यही होता है कि द्वितीयक समूह हमारे सीमित स्वार्थ की ही पूर्ति करते रहते हैं और इस कारण से जैसी हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है वैसे ही हम उस समूह की सदस्यता को त्याग देते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है द्वितीयक समूह की, वो है औपचारिक संगठन का होना। द्वितीयक समूहों का जो संगठन होता है वो औपचारिक प्रकार का होता है। इसका आशय यह है कि ऐसे समूहों में जो पद और जो भूमिकाएं होती हैं वो स्पष्ट रूप से विभाजित होती हैं और ये जो भूमिकाएं होती हैं वो परस्पर व्यापी नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कहें
तो एक राजनीतिक दल में जो अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष की जो भूमिका होती है वो भिन्न भिन्न होती हैं, और अध्यक्ष से कोषाध्यक्ष की भूमिका और कोषाध्यक्ष से अध्यक्ष की भूमिका की आशा नहीं की जाती है, और न ही जो है वो इस तरह की भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। तो इस तरह से जो द्वितीयक समूह है उनके सदस्यों के बीच में फॉर्मल रिलेशन होता है, औपचारिक संबंध होता है, और उसी औपचारिक संबंधों की पूर्ति के कारण वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से द्वितीयक समूहों की विशेषताओं के माध्यम से आप आशा है कि इन द्वितीयक समूहों की प्रकृति को, उसके अर्थ को पूरी तरह से आप समझ चुके होंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूहों के बीच में कुछ अंतरों का उल्लेख किया जा सकता है। हालांकि जो पहले वाला वीडियो है हमारा प्राथमिक समूह का, अगर उसको आप देखेंगे तो प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूहों के बीच में आप स्पष्ट रूप से अंतर कर पाने में सक्षम होंगे। फिर भी हम यहाँ पर आपको प्राथमिक समूहों के और द्वितीयक समूहों के बीच में कुछ प्रमुख अंतरों का उल्लेख करते हैं। हालांकि प्राथमिक समूहों और द्वितीयक समूह की जो परिभाषा, उसकी विशेषता और उसके महत्व आदि के दृष्टिकोण से दोनों में बहुत सारे अंतर हैं, और उन अंतरों में कुछ मोटे जो अंतर हैं वो आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे कि जो पहला अंतर है प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बीच में, कि प्राथमिक समूह का जो आकार होता है वो छोटा होता है, और द्वितीयक समूह जो है वो प्राथमिक समूहों की तुलना में इनका जो आकार होता है वो अपेक्षाकृत बड़े आकार का होता है। इसके अलावा प्राथमिक समूहों में आमने सामने का प्रत्यक्ष घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, और जबकि द्वितीयक समूहों के बीच में सदस्यों में अप्रत्यक्ष और जो संबंध होता है वो अस्थायी होता है। इसके साथ साथ तीसरा अंतर आप कर सकते हैं कि प्राथमिक समूहों में जो सदस्यों के बीच में हम की भावना पाई जाती है, सहयोग की भावना पाई जाती है, और जबकि जो द्वितीयक समूह है उनके सदस्यों के बीच में हम की भावना की जगह पे मैं की भावना पाई जाती है, प्रतिस्पर्धा की भावना पाई जाती है। चौथा अंतर आप कर सकते हैं कि प्राथमिक समूह के सदस्यों में घनिष्ठता होती है, आत्मीयता होती है, और इनके जो संबंध होते हैं उनमें दिखावा नहीं होता है। इसके विपरीत द्वितीयक समूहों में सदस्यों के बीच में जो संबंध होते हैं उनकी प्रकृति औपचारिक प्रकार की होती है। इसके अतिरिक्त एक मुख्य अंतर ये है कि प्राथमिक समूह जो हैं वो स्वतः निर्मित होते हैं, इनको हम जानबूझ करके निर्मित नहीं करते हैं, नहीं बनाते हैं, जबकि जो द्वितीयक समूह है वो योजनाबद्ध तरीके से जानबूझ करके हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्हें निर्मित करते हैं। तो इससे प्राथमिक समूह स्वतः निर्मित होते हैं, और द्वितीयक समूह जो हैं वो योजनाबद्ध तरीके से निर्मित होते हैं, जानबूझ करके बनाए जाते हैं। इसके अलावा एक अन्य अंतर आप कर सकते हैं कि जो प्राथमिक समूह है वो सामाजिक नियंत्रण की एक महत्वपूर्ण शक्ति होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि परिवार, पड़ोस जो है वो इनका व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, और ये व्यक्ति को विशेष रूप से नियंत्रित करते हैं। इसके कारण से हम ये कहते हैं कि प्राथमिक समूहों में नियंत्रण की प्राथमिक शक्ति पाई जाती है। क्योंकि जो द्वितीयक समूह है इनके सदस्यों के बीच में जो संबंध होते हैं वो अप्रत्यक्ष और औपचारिक प्रकार के होते हैं, तो इस कारण से द्वितीयक समूहों में जो नियंत्रण की जो प्रकृति होती है वो औपचारिक प्रकार की ही होती है। एक प्रमुख अंतर ये है कि प्राथमिक समूहों में सामाजिकरण, प्राथमिक समूहों को सामाजिकरण का एक अभिकरण कहा जाता है, यानी प्राथमिक समूहों के माध्यम से हमारा सामाजिकरण होता है, और व्यक्ति इसमें अपने जीवन का अधिकांश भाग यहीं व्यतीत करता है। इसके विपरीत में द्वितीयक समूहों की अगर हम बात करें तो द्वितीयक समूहों में का जो योगदान होता है, द्वितीयक समूहों का जो व्यक्ति के ऊपर जो प्रभाव होता है वो प्राथमिक समूहों की तुलना में उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। प्राथमिक समूहों में सहयोग पर आधारित व्यवस्था पाई जाती है, जबकि द्वितीयक समूहों में प्रतिस्पर्धा की भावना पाई जाती है। इसके साथ साथ एक अगला अंतर आप कर सकते हैं कि प्राथमिक समूहों में
प्राचीनता होती है, यानी प्राथमिक समूह जो है वो मनुष्य के मानव का जो समाज है उस मानव समाज के प्रारंभिक युग से, प्राथमिक अवस्था से प्राथमिक समूह किसी न किसी रूप में मनुष्य के साथ विद्यमान होते हैं, जबकि जो द्वितीयक समूह है वो आधुनिक और जटिल समाजों की विशेषता होती हैं। तो इस तरह से आप प्राथमिक समूहों और द्वितीयक समूहों के इस अंतर के माध्यम से आप प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की अवधारणा को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। और इस अंतर से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राथमिक समूह एक अलग अवधारणा है और द्वितीयक समूह की जो अवधारणा है वो उससे बिल्कुल भिन्न अवधारणा है। और शायद इसीलिए रॉबर्ट बीयरस्ट्रीट ने कहा था कि ऐसे समूह जो प्राथमिक समूह नहीं हैं उन समूहों को हम द्वितीयक समूह के रूप में परिभाषित कर सकते हैं या उनको हम द्वितीयक समूह कह सकते हैं। तो इस तरह से संक्षेप में यहाँ पर प्राथमिक समूह के साथ साथ द्वितीयक समूह की जो अवधारणा है वो स्पष्ट होती हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आशा है कि आप द्वितीयक समूह की अवधारणा को पूरी तरह से समझने में सक्षम हुए होंगे। अंत में हम कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर करें, और जो घंटी वाला बटन है, बेल आइकन है, इसको ज़रूर प्रेस करें जिससे जो हमारे आगे के वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें।